में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल को अमरीका ने भी खबरदार कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर ज़मीनी हमला और कब्जा इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडन इंतजामिया को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खुलने का खौफ सताने लगा। व्हाइट हाउस के मुशीर जैक सल्वान ने खदशात जाहिर कर दिए। गजा में सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज कर चुकी है। 8000 से ज़ायद जख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। जय हिंद बंधुरा এই সময় ইসরায়েল আর হামাসের মধ্যে লাগাতার যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ প্রায় 10 দিন হতে চলেছে। এই যুদ্ধে 1300 ইসরায়েলি নাগরিক মারা গেছে। তো সেখানে ইসরায়েলের তরফ থেকে যে আক্রমণ বা জবাবি কারবাই করা হয়েছে সেটিতেও হামাস জঙ্গি আর ফিলিস্তিনিদের দিয়ে প্রায় 6000 প্লাস মৃত। এমনকি এখন গাজার ভেতরে ইসরায়েল তাদের স্পেশাল ফোর্স দিয়ে স্পেশাল অপারেশনকে চালাতে যাচ্ছে, যেটিকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়া ইসরায়েলের উপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করছে। এমনকি পাকিস্তানরা ইসরায়েলকে ধমকি দিচ্ছে যে যদি ইসরায়েলের ফোর্স গাজার ভেতরে ঢোকে তাহলে গাজাতে হামাস জঙ্গি দ্বারা তৈরি করা তাদের সুড়ঙ্গ, সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে ইসরায়েলি সেনাকে নাকি পুঁতে দেবে। তো বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান মিডিয়া থেকে পাকিস্তানি জনতার কি রিয়াকশন সেটা আপনারা দেখে নিন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल को अमरीका ने भी खबरदार कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर ज़मीनी हमला और कब्जा इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडन इंतजामिया को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खुलने का खौफ सताने लगा। व्हाइट हाउस के मुशीर जैक सल्वान ने खदशात जाहिर कर दिए। प्रेस ब्रीफिंग में जैक सल्वान का कहना है कि हमास इसराइली जंग फैलने का खदशा है। शिमाल में एक और महाज खुल सकता है। जंग में ईरान की शमूलियत का भी खतरा है। अफवाज ने गजा के अंदर जमीनी कार्रवाइयों के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़ेरे ज़मीन जंगों की माहिर और इसराइल की रेखमीन यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर डेफिनी बराक ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि गजा के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ये जाल उस सबकत को भी ख़त्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फ़ौज को हासिल है। हमास के पास पूरे नेटवर्क को ट्रैप करने के लिए काफ़ी वक्त है। वो फौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं और आखिर में पूरी सुरंग को ही उड़ा सकते हैं, जिसके बाद ज़ख्मी फौजियों को बचाना भी अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा और इससे कैद इसराइलियों की जानों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के जंगजू सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह अचानक हमला करके फौजियों को अगवा कर सकते हैं। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक हमास का दावा है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें 500 किलोमीटर तवील हैं, जबकि लंदन का जो अंडरग्राउंड मेट्रो जिसका शुमार दुनिया के बड़े ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क में होता है वो भी सिर्फ 400 किलोमीटर तवील है और उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। यानी ये कहा जा सकता है कि गजा की ज़मीन इसराइली अफवाज का कब्रिस्तान साबित हो सकती है। में सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज कर चुकी है। 8000 से ज़ायद जख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमलों के नतीजे में 15 अस्पताल, 23 एम्बुलेंसेज इनको नुकसान पहुँचा है। जंग ज़दा इलाके में ज़ख्मियों का इलाज करने वाले मेडिकल अमले के 28 अफराद जान से जा चुके हैं। सफाक अफवाज ने रेड क्रिसेंट के अमले को अल-कुद्स अस्पताल खाली करने के लिए हतमी मोहलत दे दी है, लेकिन सलाम है रेड क्रिसेंट के अमले को जिसने ज़ख्मियों का इलाज बंद करने और अस्पताल को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। काबिज़ अफवाज ने मगरबी किनारे में भी गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया है और अब तक वहाँ 400 के करीब फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइली वार्निंग के बाद शिमाली गजा खाली करने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। फ़ज़ाई हमले में एक काफ़िले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सऊदी अरब ने इस मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की है और इसराइल से फ़ौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया है। इस मुलाकात से पहले AFP ने दावा किया है कि सऊदीया ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी बातचीत भी बंद कर दी है और इस हवाले से अमरीका को भी आगाह कर दिया गया है। उधर चीन के आला सफारतकार वांग यी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से राब्ता किया है और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए जल्द अज जल्द बैनुल अक़वामी अमन इजलास बुलाने का कहा है।
اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسیز پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف نے اپنی حکومت کو ہی ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں۔ قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ایران کی طرف سے اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو خبردار کر دیا۔ دوحہ میں ایرانی وزیر خارجہ کی قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ کہا اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو کوئی صورتحال قابو کرنے کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات کی۔ نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل کو امریکہ نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ پر زمینی حملہ اور قبضہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل کے خلاف دوسرا محاذ کھلنے کا خوف ستانے لگا۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیک سلوان نے خدشات ظاہر کر دیے۔ پریس بریفنگ میں جیک سلوان کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیلی جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شمال میں ایک اور محاذ کھل سکتا ہے۔ جنگ میں ایران کی شمولیت کا بھی خطرہ ہے۔ افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں، جس کے بعد زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا اور اس سے قید اسرائیلیوں کی جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر کے فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 8000 سے زائد زخمی ہے۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ صفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے